यार वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेट श्री राम कुमार कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन। अपन जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो HI और ID क्लास होती है, कॉमन क्लास, उस पर दिव्यांगता का परिचय या इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज। और आज का जो टॉपिक है अपना है वो ऑटिज्म के वंशानुगत कारण, शालीनता या ऑटिज्म के वंशानुगत कारण। ठीक है, तो इनमें क्या है कि ऑटिज्म के 90% कारक है वो किसे होते हैं, वंशानुगत होते हैं। ऑटिज्म है जो संलीनता या ऑटिज्म है, इसके 90% कारण है वो किसे होते हैं, वंशानुगत से होते हैं। ठीक है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं, आपको पता है वंशानुगत है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। मतलब एक बच्चा वो जैसे पिता ऑटिज्म है तो बच्चा ऑटिज्म होगा, फिर उसका बच्चा ऑटिज्म होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। ठीक है, यदि ऑटिज्म यदि एक बच्चे में है तो दूसरे बच्चे को भी ऑटिज्म से प्रभावित होने की संभावना रहती है। मतलब जैसे परिवार में कोई एक बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित हो गया तो उससे दूसरा बच्चा है वो भी ऑटिज्म से पीड़ित हो सकता है। अब और कौन से कारण हो सकते हैं, जैसे पहला है वो है प्रसव के समय शिशु के मस्तिष्क में चोट। दूसरा, शिशु को जन्म के बाद ऑक्सीजन की कमी। शिशु को जन्म के बाद ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी। गर्भावस्था के समय शराब सिगरेट का सेवन। गर्भावस्था के समय शराब सिगरेट का सेवन। नंबर 4, वह गर्भावस्था के दौरान पोषक तत्वों में कमी। पोषक तत्वों में कमी। नंबर 5, गर्भावस्था में माता को संक्रामक बीमारी। ये भी वजह होती है किसकी, ऑटिज्म की। जैसे ऑटिज्म है 90% कारण तो वंशानुगत होते हैं। ऑटिज्म के 90% कारण है वो वंशानुगत होते हैं। प्रसव के समय शिशु के मस्तिष्क में चोट लग जाती है। प्रसव यानी बच्चा जब जन्म लेता है और जन्म लेते समय बच्चे को किसी प्रकार से मस्तिष्क यानी सिर में चोट आ जाती है, उससे बच्चा है वो ऑटिज्म से ग्रसित हो सकता है। अगला है शिशु को जन्म के बाद ऑक्सीजन की कमी। जैसे ही बच्चा है वो माँ के गर्भ से बाहर आता है, नए वातावरण में प्रवेश करता है, प्रवेश करते समय वह सांस लेता है और सांस लेते वक्त अगर उसे परिवेश में, हमारा जो परिवेश है वो उसमें ऑक्सीजन कमी होती है, वातावरण में ऑक्सीजन की कमी है और बच्चे को कमी खलती है, इससे बच्चा ऑटिज्म से ग्रसित हो सकता है। ठीक है, अगला है गर्भावस्था के दौरान शराब और सिगरेट का सेवन। मतलब जब बच्चा है वो गर्भ में होता है तब माता द्वारा कोई शराब या सिगरेट का सेवन किया जाता है तब भी बच्चा ऑटिज्म पैदा हो सकता है। ठीक है, और अगला है वो है गर्भावस्था में पोषक तत्वों की कमी। जैसे मतलब बच्चा है वो गर्भावस्था में है और उसकी माता है वो उस माता को है वो सही तरीके से पोषण नहीं मिल रहा है, और जब माता को सही तरीके से पोषण नहीं मिलेगा तो बच्चे को भी पोषण नहीं मिलेगा, उससे बच्चा है वो ऑटिज्म से ग्रसित हो सकता है। अगला है वो है गर्भावस्था में माता को संक्रामक बीमारी। गर्भावस्था में होती है माता, जब बच्चा पेट में होता है तब माता को कोई प्रकार की संक्रामक बीमारी है, जैसे रूबेला है, पीलिया है, जाए जो भी बीमारी है वो हो जाती है, तब क्या होता है ये ऑटिज्म का शिकार हो जाते हैं। तो ये हो गए वंशानुगत कारक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ले लिया स्क्रीनशॉट। अब अगला है वो है जैविक के कारक। अगला है वो है जैविक के कारक। क्या है भाई? जैविक के कारक। जब मां गर्भावस्था में रहती है उस समय कोई रासायनिक पदार्थ का स्राव असंतुलित हो जाता है तो बच्चे में ऑटिज्म की है वो संभावना बढ़ जाती है। जब माता गर्भावस्था में होती है, जब मां गर्भावस्था में होती है उस समय कोई रासायनिक पदार्थ कोई रासायनिक पदार्थ का स्राव असंतुलित हो सकता है। का स्राव असंतुलित हो तो बच्चा है वो ऑटिज्म से ग्रसित हो सकता है। अब है आगे है वो है बच्चे का मस्तिष्क सही रूप से कार्य नहीं कर पाता है या उसका स्नायु तंत्र का स्थानांतरण ठोस तरीके से नहीं हो पाता है तो बच्चा सही या गलत का निर्णय नहीं कर पाता है, वो उसमें ऑटिज्म के गुण आ जाते हैं। बच्चा है उसका दिमाग है वो सही तरीके से काम नहीं करता है, उसका जो स्नायु तंत्र है उसका है वो जो स्नायु तंत्र है वो ठोस तरीके से काम नहीं कर रहा है, बच्चा सही और गलत में फैसला नहीं कर पा रहा है तो उसे हम ऑटिज्म का गुण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ऑटिज्म का गुण कहते हैं। तो ये होते हैं जैविक के कारक, यानी जैविक के कारक होते हैं। उन वजह से क्या होता है बच्चे का दिमाग है वो सही तरीके से काम नहीं करता, उसका स्नायु तंत्र है वो भी सही तरीके से काम नहीं करता, बच्चा सही और गलत दोनों में फर्क नहीं कर पाता है। हम उसे क्या कहते हैं? बच्चा ऑटिज्म से ग्रसित हो गया है। और ये है वो कोई असंतुलित है वो रासायनिक पदार्थ का स्राव होता है गर्भावस्था के दौरान, तब है वो बच्चा ऑटिज्म से ग्रसित हो सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला है वो है वातावरणीय कारक। सॉरी, वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक, वातावरण का प्रभाव शिशु पर पड़ता है। हमने देखा था पहले जब क्लासेस दी उसमें हमने देखा था कि बच्चे के विकास पर वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, संक्रामक रोग से यदि बच्चा प्रभावित हो जाता है तो ऑटिज्म होने की संभावना बढ़ जाती है।
अगर बच्चा है वो संक्रामक रोग से पीड़ित हो जाता है, संक्रामक रोग से ग्रसित हो जाता है, तब बच्चे के अंदर है वो ऑटिज्म की संभावना बढ़ जाती है। ऑटिज्म बच्चे को यदि पूर्ण रूप से देखभाल नहीं किया जाए तो उसे ऑटिज्म के लक्षण और अधिक बढ़ जाते हैं। मतलब बच्चे को है वो सही तरीके से देखभाल नहीं की जाए, बच्चे की ऑटिज्म के दौरान सही तरीके से देखभाल नहीं की जाती है तो बच्चे में ऑटिज्म के लक्षण है वो अधिक प्रभावशाली हो जाएंगे और वो हमारे लिए एक खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, तो वातावरण में प्रभाव शिशु पर पड़ता है। बच्चे को संक्रामक बीमारी होने की वजह से, संक्रामक बीमारी होने की वजह से ऑटिज्म हो सकता है। ऑटिज्म ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे की सही देखभाल नहीं की जाती है। अधिक प्रभावशाली तो ये है वो है वातावरणीय कारक कि वातावरण का प्रभाव शिशु पर पड़ता है। ये हम सभी को पता है कि वातावरण का प्रभाव है वो शिशु पर पड़ता है। बच्चे को संक्रामक बीमारी होने की वजह से उसे ऑटिज्म हो सकता है। बच्चे को किसी भी प्रकार की संक्रामक बीमारी है वो हो जाती है तो उसे ऑटिज्म होने की संभावनाएं भी रहती है। अगला है वो है उस बच्चे पर ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे की सही तरीके से देखभाल नहीं की जाती है, मतलब बच्चे को सही तरीके से देख नहीं की जाती है तो उस पर ऑटिज्म है वो हावी हो जाता है और उसके लक्षण हावी हो जाते हैं जो उसके लिए नुकसानदेह घातक साबित हो सकते हैं। तो ये हो गया वातावरणीय कारक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अब जो अगला टॉपिक है वो है प्रकार, ऑटिज्म के प्रकार। ऑटिज्म के प्रकार यानी ऑटिज्म कितने प्रकार का होता है। ठीक है, ऑटिज्म की तरह दिखने वाली विकृतियां जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंतर्गत आती है वो निम्नलिखित है। जैसे पहली है वो है एस्पर्जर सिंड्रोम। क्या है भाई? एस्पर्जर सिंड्रोम। एस्पर्जर सिंड्रोम में क्या होता है
कि ऑटिज्म के उच्च कार्यकलाप के प्रकार के अंतर्गत वर्णित किया गया है। मतलब ये ऑटिज्म का उच्चतम रूप है वो क्या कहलाता है? एस्पर्स सिंड्रोम। ठीक है, एस्पर्स सिंड्रोम। 80 से ऊपर आईक्यू होता है, अर्थात अन्य ऑटिज्म की अपेक्षा बुद्धि तेज होती है, परंतु उनके साथ भी ऑटिज्म के तरीकों से कार्य करना पड़ता है। इनको सामाजिक कार्यकलापों में समझने की शक्ति नहीं होती है, इनका व्यवहार स्टीरियोटाइप होता है। मतलब ये बच्चे होते हैं, इनका आईक्यू है वो 80 से ऊपर होता है। इससे पीड़ित बच्चे होते हैं, इनका आईक्यू है वो 80 से ऊपर होता है, 80 से ऊपर होता है, आईक्यू 80 से ऊपर होता है, परंतु इनके साथ भी ऑटिज्म से कार्य करना पड़ता है, परंतु इन पर भी ऑटिज्म की तरह कार्य, ऑटिज्म की तरह ही कार्य करना पड़ता है, ऑटिज्म की तरह ही कार्य करना पड़ता है। इनको सामाजिक क्रियाकलापों को समझने की शक्ति नहीं होती है, इनको सामाजिक क्रियाकलाप समझने की शक्ति नहीं होती है। इनका स्वभाव स्टीरियोटाइप होता है। स्टीरियोटाइप होता है, अर्थात एक ही व्यवहार को बार बार करते हैं। यह एक ही व्यवहार को बार बार करते हैं। ये एक ही व्यवहार को है वो बार बार करते हैं। इनके संप्रेषण कम प्रभावित होता है, व्यक्तिगत रूप से स्थिति के अनुसार इनको अपने आप में ढाल नहीं पाते हैं। तो ये है वो है इनके लक्षण होते हैं किसके? एस्पर्जस सिंड्रोम के। किसके? एस्पर्जस सिंड्रोम के। कौन कौन से लक्षण होते हैं? इनका आईक्यू है वो 80 से ऊपर होता है। इनका जो आईक्यू है, बुद्धि लब्धि है, इनकी बुद्धि लब्धि है वो कितनी? 80 से ऊपर होती है, परंतु वो है वो व्यवहार किसकी तरह करते हैं? ऑटिज्म। यानी बुद्धि तेज होती है, इनकी आईक्यू 80 के लगभग तेज ही होता है, सामान्य बुद्धि वाला होता है। ठीक है, तो 80 से ऊपर है, परंतु फिर भी ऑटिज्म की तरह ही इन पर कार्य करना पड़ता है। इनको सामाजिक क्रियाकलाप है वो समझने की शक्ति है वो नहीं होती है। सामाजिक क्रियाकलाप है वो समझने की शक्ति नहीं होती, मतलब जो समाज के साथ क्रियाकलाप होते हैं, समाज के साथ सामंजस्य होता है, वो इनके साथ सही नहीं होता है। दूसरा कि इनका स्वभाव स्टीरियोटाइप होता है। स्टीरियो मतलब एक बीमार व्यक्ति की तरह होता है, जो हर कार्य को बार बार करता है। जो ऐसे कोई कार्य में वो बता दिया उसे, उस व्यवहार को वह बार बार रिपीट करता है, वही कार्य करता है, तो वो क्या कहलाता है? ऑटिज्म का लक्षण कहलाता है। और कौन सी ऑटिज्म में आते हैं? एस्पर्जस सिंड्रोम में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? अगला है वो है रेटिस सिंड्रोम। रेटी सिंड्रोम क्या है भाई? अगला है वो है रेटी सिंड्रोम। इस सिंड्रोम का आविष्कार 1966 में हुआ।
इस सिंड्रोम का आविष्कार 1966 में हुआ। इस सिंड्रोम का आविष्कार 1966 में, यह अधिकांश रूप से मादा को प्रभावित करता है। यह अधिकांश रूप से मादा को प्रभावित करता है। यह साधारण से 10,000 से 15,000 में एक में पाया जाता है। यह साधारणतः पाया जाता है। विकासात्मक अवधि 6 से 18 महीने की ऑटिज्म के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसके लक्षण 6 से 18 महीने के भीतर दिखाई देने लगते हैं। इसके लक्षण है वो 6 से 18 महीने के अंदर दिखाई देने लगते हैं। NICHD ने यह खोज की है, कि यह सिंड्रोम किसी एक जीन में बदलाव के कारण होता है। तो ये है वो है रेटी सिंड्रोम। क्या है भाई? रेटी सिंड्रोम। रेटी सिंड्रोम का आविष्कार कब हुआ? 1966 में। यानी इसकी खोज, इसका आविष्कार है वो कब हुआ? 1966 में हुआ। ठीक है। यह अधिकांश रूप से मादा को प्रभावित करता है। यानी मुख्य रूप से ये औरत या मादा है ना, महिला, उसको है वो प्रभावित करता है, उनमें ये पाया जाता है। ठीक है। साधारणतया 10,000 से 15,000 लोगों में से एक में पाया जाता है। यानी साधारणतया इसकी जो होने की संभावना है वो 10,000 में से या 15,000 में से एक व्यक्ति को होता है। 10 से 15,000 में से एक व्यक्ति को ये होता है। ठीक है। अगला है इसके लक्षण है वो 6 से 18 महीने के भीतर दिखाई देने लगते हैं। यानी इसके जो लक्षण होते हैं, वो 6 से 18 महीने की आयु है उसमें दिखाई देने लग जाते हैं। और जो ये NISHD है, इसने खोज किया है कि यह सिंड्रोम है वो किसी एक जीन में बदलाव के कारण होता है। हमारे जो जीन्स होते हैं ना, हमारे जो जीन्स DNA है ना, तो उनकी वजह से उनमें कोई एक में कमी आ जाती है, तब ये सिंड्रोम होता है। ठीक है। तो ये हो गया रेटी सिंड्रोम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए रेटी सिंड्रोम का, फिर आगे बात करते हैं। ले लिया? अगला वो है केर्नर सिंड्रोम।
केनर सिंड्रोम, केनर सिंड्रोम, इसे अर्ली इन्फेंटाइल ऑटिज्म कहा जाता है। इसे अर्ली इन्फेंटाइल अर्ली इन्फेंटाइल ऑटिज्म कहा जाता है। यह ऑटिज्म का आम रूप है। ऑटिज्म का आम रूप है। इसमें ऑटिज्म के सभी लक्षण पाए जाते हैं। इसमें ऑटिज्म के सभी लक्षण पाए जाते हैं। जैसे यह है, यह निम्न क्रियाकलाप नहीं कर सकते हैं। निम्न क्रियाकलाप नहीं कर सकते हैं। निम्न क्रियाकलाप नहीं कर सकते हैं। इनमें मानसिक मंदता भी होती है। मानसिक मंदता भी होती है। अगला है वो है इस ऑटिज्म का प्रकार। इस ऑटिज्म का प्रकार 0 से 18 महीने की उम्र में अपने लक्षण दिखाता है। तो ये है वो है केरन सिंड्रोम। क्या है भाई? केरन सिंड्रोम। इसे अर्ली इन्फेंटाइल ऑटिज्म कहता है। क्या कहता है? अर्ली इन्फेंटाइल ऑटिज्म कहा जाता है। ये ऑटिज्म का आम रूप है। आम रूप मतलब एक सामान्य रूप है। क्या है भाई? सामान्य रूप है, मतलब सभी प्रकार से ये है वो सामान्य है, सभी को हो सकता है, मतलब कोई रेयर केस नहीं है, सामान्य रूप होता है। ठीक है, इसमें ऑटिज्म के सभी लक्षण पाए जाते हैं। ऑटिज्म के जितने भी लक्षण होते हैं, संलीनता हो, गुस्सैल प्रवृत्ति का हो, संवेगों की है वो सही तरीके से मतलब संवेगों को सही रूप से वो प्रस्तुत नहीं कर पाता हो, सभी जितने भी ऑटिज्म के प्रकार है वो सभी है वो पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें मानसिक मंदता भी पाई जाती है, मेंटल रिटार्डेशन है वो भी पाई जाती है। ठीक है, अगला है इस ऑटिज्म का प्रकार है वो 0 से 18 महीने के भीतर है वो अपना प्रभाव दिखाने देता है। यानी 0 से 18 महीने कब भी बच्चा जन्म से लेकर 18 महीने तक कभी भी है उभर कर आ सकता है और अपनी लक्षण है वो दिखाई दे सकता है। किसमें? केंद्र सिंड्रोम में। ठीक है, तो ये केंद्र सिंड्रोम है, उस पर बात होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। वेला सिंड्रोम, तो ये हो गया, वो हो गया केंद्र सिंड्रोम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे कल। धन्यवाद।